आगे स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, फ्रिक्शन की बात मैंने बता दी कि अगर दो चीजों के दरमियान जो मोशन को अपोज करने वाली या टेंड्स टू मोशन को अपोज करने वाली जो फोर्स होती है उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं। अब फ्रिक्शन की टाइप्स की बात हो रही थी तो उसके ऊपर हम एक दूसरे के साथ क्वेश्चन जो है वो कर रहे थे, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हमारी हो रही थी कि जो फ्रिक्शन है, एक तो काइनेटिक फ्रिक्शन है, मतलब अगर बॉडी एक्चुअली मूव कर जाती है, चाहे वो स्लाइडिंग है या रोलिंग है, ठीक है, तो उस हालत में जो फ्रिक्शन होगी वो काइनेटिक होगी। ठीक है, और एक सेकंड में एडमिट कर लूं किसको। अच्छा अच्छा, इसके अलावा मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन की बात की थी। मैंने ये कहा था कि अगर एक बॉडी जस्ट मूव करने वाली है, उससे पहले पहले की हालत में जो उसकी फ्रिक्शन है, जैसे आप एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और अभी बॉडी ने मूव नहीं किया, वो अभी मूव करने वाली है, तो उस हालत में जो उसके ऊपर फ्रिक्शन होती है वो उसकी स्टैटिक फ्रिक्शन होती है। और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अच्छा, इसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, जो हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन है इसकी दो टाइप्स हो जाएंगी। स्लाइडिंग, अगर एक किसी बॉडी की एक जो सरफेस है वो किसी दूसरी बॉडी की सरफेस के ऊपर स्लाइड करती है, ठीक है, तो एक्चुअली अगर स्लाइड करती है ओवर द सरफेस तो फिर जो होगा फिर वो फ्रिक्शन हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगी। ठीक है, जैसे फ्लैट ब्लॉक है इज मूव्ड ओवर द फ्लैट सरफेस ऑफ अ टेबल, द अपोजिंग फोर्स इज अ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर मूव करते हुए एक सरफेस जब दूसरी सरफेस के ऊपर स्लाइड करती है तो उस वक्त जो फ्रिक्शन होगी वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगी। और अगर कोई बॉडी रोलिंग है, मतलब रोल हो रही है, जैसे कोई व्हील रोल होता है, तो रोलिंग के दौरान आपको पता है कि जस्ट एक ही पॉइंट जो है वो कांटेक्ट में होता है बॉडी का, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन होगी वो हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन होगी। तो अपोजिंग फोर्स दैट कम इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली रोलिंग ओवर द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी। तो अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी की सरफेस के ऊपर एक्चुअली रोल कर रही है तो फिर जो फ्रिक्शन होगी वो हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन होगी। और अगर स्लाइड कर रही है तो स्लाइडिंग होगी। अगर मूव करने की हालत से पहले की हालत में है तो वो हमारे पास स्टैटिक होगी। और जहां पर जस्ट मूव करना शुरू करे तो उससे एक इंस्टेंट, यानी कि मूव करने से एक इंस्टेंट पहले तक जो फ्रिक्शन होती है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकती है, और वो जो फ्रिक्शन होगी वो हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होती है, और काइनेटिक फ्रिक्शन में से स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होती है। अच्छा, इसके बाद लॉज ऑफ फ्रिक्शन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। जी रिदा, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं आप? सर, जब बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई ना हो रही हो तो उस टाइम में दो बॉडीज के दरमियान कौन सी फ्रिक्शन की किस टाइप कौन सी टाइप होगी फ्रिक्शन की? मतलब कि कोई बॉडी पे फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। देखें, जब भी हाँ कोई जी। एक बॉडी आपने किसी सरफेस के ऊपर रखी हुई है, इसमें दो डिफरेंट सरफेस का होना जरूरी है, ठीक है ना। एक बॉडी आपने जी। दूसरी सरफेस के ऊपर रखी हुई है, और सरफेस के ऊपर रखते हुए डेफिनेटली और कुछ हो ना हो, जो उस बॉडी का वेट है वो उसको डाउनवर्ड प्रेस करके रखेगा, ठीक है। तो वो डाउनवर्ड प्रेसिंग वाला वेट है, उसकी वजह से वो बॉडी दूसरी जो सरफेस है उसके साथ कोल्डली वेल्ड जरूर रहेगी, उसके साथ अटैच रहेगी, तो वहां पर फ्रिक्शन लाजमी एक्ट करेगी। जो आपका क्वेश्चन है कि फोर्स है ही नहीं, मतलब ये कि कोई फोर्स है ही नहीं, मतलब बॉडी के ऊपर कोई फोर्स एक्ट ही नहीं कर रही, और फिर बॉडी बिल्कुल रेस्ट में पड़ी है, तो तब तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। जब आप फ्रिक्शन तब एक्ट करेगी जब आप मोशन करने लगे हैं या फिर मोशन कर रहे हैं, हरकत में है या हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस वक्त फ्रिक्शन एक्ट होगी। जब आप ना हरकत कर रहे हैं ना हरकत करने की कोशिश भी नहीं कर रहे, यानी कि बॉडी बिल्कुल रेस्ट में है, तो उस वक्त तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि शायद आपका क्वेश्चन यही था जो मैंने रिप्लाई दिया है, मे बी कोई और हो तो तो मैं जी सर क्लियर। सर ठीक। जी। तो सर जो आपने अच्छा। ब्लॉक की एग्जांपल दी है कि ब्लॉक का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, जी तो जी। फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, तो उस टाइम तो स्टैटिक क्या कह सकते हैं कि वो स्टैटिक फ्रिक्शन है? तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने पहले उनके क्वेश्चन को इस तरह समझा था कि वो पूछने के फ्रिक्शन की रीजन क्या है, ठीक है। तो मैंने उनको रीजन ये बताया कि जब भी एक बॉडी दूसरी सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है ना, उसका वेट डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड वेट की वजह से एक लाजमी जो फ्रिक्शन है वो मौजूद होगी, उसको हम खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन फ्रिक्शन एक्ट कब होती है, फ्रिक्शन कम्स टू प्ले तब ही होती है जब आप बॉडी को मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं या बॉडी एक्चुअल में मूव कर रही है, ठीक है, तब फ्रिक्शन कम टू प्ले है। फ्रिक्शन क्योंकि अपोजिंग फोर्स है, तो अगर आपने मूव करवाने की कोशिश की तो तब अपोज करेगी, या फिर मूव कर रही है बॉडी तब अपोज करेगी। जब बॉडी ना मूव करने की कोशिश में भी नहीं है, ना मूव कर रही है, ना मूव करने की कोशिश में है, दोनों हालतों में है ही नहीं, तो फिर तो डेफिनेटली अपोजिंग फोर्स का तो बात ही नहीं है ना। अब एक काम हो ही नहीं रहा तो उसकी अपोज तो नहीं करेंगे उसको हम। हाँ, एक काम होने की कोशिश कर रहा है या वाकई हो रहा है तो उसको अपोज किया जा सकता है, तो इस तरह से है यहाँ पे।
टू मीन सर उस टाइम फोर्स नहीं होगी जब एक ब्लॉक हाँ, पड़ा अगर एक होगा बॉडी सरफेस। जो बिल्कुल रेस्ट में है और वो टेंड्स टू मूव भी नहीं है और ना ही मूविंग है, तब फ्रिक्शन की फोर्स नहीं होगी। अच्छा तो सर उस टाइम हमें जो वेट की वजह से जो फोर्स लग रही होती है तो उस इसे किस जमरे में हम नहीं नहीं, आपकी एक्सप्लेन उस कर टाइम पे सकें जो फिर? वेट की फोर्स है वो आपकी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के साथ बैलेंस हो रही होती है, ठीक है। आपकी अगर वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो उस सरफेस की एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगी, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन और रिएक्शन की वजह से वो उसके ऊपर अपवर्ड एक्ट हो रही होगी और उसके साथ बैलेंस हो रही होगी। फ्रिक्शन ने तब भी एक्ट होना है जब आप टेंड्स टू मूव हो या फिर आप मूव कर रहे हो, इन दोनों में से एक चीज हो तो। ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू कर लूं इसको। जी सर श्योर। अच्छा ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सरफेसेस। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है कि आपकी सरफेस के ऊपर कोई बॉडी रखी हुई है तो वो सरफेस उस अपनी बॉडी से नॉर्मल डायरेक्शन में जो धक्का देती है उसको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं। अगर बिल्कुल फ्लैट सरफेस हो ना तो ये बिल्कुल वेट के अपोजिट होती है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो जो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन है ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज opposite to that in which the motion tends to take place and it acts tangentially to the two surfaces in contact। तो इस लाइन का मतलब ये है कि जो डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फोर्स है, एक तो ये मोशन के हमेशा अपोजिट होगी नंबर वन, और दूसरा ये टेंजेंशनली एक्ट करेगी। अब जब भी किसी सरफेस के ऊपर कोई फोर्स लग रही हो ना तो वो फोर्स दो तरह लग सकती है, नॉर्मली या फिर टेंजेंशनली। तो नॉर्मली का मतलब होता है कि बिल्कुल उस सरफेस से 90 डिग्री बाहर की तरफ, और टेंजेंशनली का मतलब होता है कि उस सरफेस के लॉन्ग पैरेलल, ठीक है। तो टेंजेंशनली ये फोर्स एक्ट करेगी, नॉर्मली नहीं होगी जो फ्रिक्शन की फोर्स होगी, क्योंकि इसने दोनों सरफेस के दरमियान एक्ट होना होता है, ठीक है। और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये नेचर ऑफ मटेरियल पे, नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट एंड देयर स्टेट ऑफ रफनेस एंड स्मूथनेस, इनके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस इंडिपेंडेंट ऑफ शेप और एरिया। तो शेप या एरिया पे डिपेंड नहीं करती कि शक्ल किस तरह की है, हाँ उसकी सरफेस की नेचर पे डिपेंड करती है, उस मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करती है, उसकी स्मूथनेस और रफनेस पे डिपेंड करती है, उसके एरिया पे डिपेंड नहीं करती। आवाज आ रही है? काइंडली माजरत, असल में वो दरमियान में कनेक्शन ब्रेक हो गया था, इसकी वजह से दरमियान में ब्रेक आ गई, तो मैं इसको दोबारा अभी भी कंटिन्यू करता हूँ। सर मोबाइल के अंदर एक ऑप्शन होता है डू नॉट डिस्टर्ब, हाँ आप जी, उसको इनेबल कर लेंगे तो कॉल नहीं कर। अच्छा मोबाइल के चलो अंदर एक सेटिंग ऑप्शन होता है डू नॉट डिस्टर्ब, ठीक है। उसको इनेबल कर लें तो कॉल नहीं आया करेगी। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू, कल से मैं इंशाल्लाह ये करूंगा लाजमी। अच्छा, इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है ना, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की रेशो होती है। ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की रेशो होती है। ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। और जो सॉरी टू कोफिशिएंट ऑफ, एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर आप टेंजेंशन की बात कर रहे थे, जरा उसे सर हाँ मैं ये एक्सप्लेन बता कर रहा था कि दीजिए। अगर आप किसी सरफेस के ऊपर, ठीक है, कोई फोर्स लगा रहे हैं इंक्लाइंड डायरेक्शन में, ठीक है, तो उसके अगर दो कंपोनेंट बनाए, एक कंपोनेंट बिल्कुल नॉर्मल टू सरफेस बनेगा, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे सरफेस के इनवर्ड या आउटवर्ड कह सकते हैं उसको, ठीक है, तो वो तो होता है नॉर्मल कंपोनेंट। दूसरा जो अलोंग द सरफेस जो उसका कंपोनेंट बनता है ना, उसको हम टेंजेंशियल कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है। एक सरफेस है, वो चाहे वो सरफेस इंक्लाइंड है और आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो एक कंपोनेंट ऐसा बनेगा जो बिल्कुल सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनेगा और एक सरफेस की पर पैरेलल डायरेक्शन में बनेगा। तो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है सरफेस के, उसको नॉर्मल कंपोनेंट कहते हैं, और जो पैरेलल डायरेक्शन बनता है उसे टेंजेंशियल कंपोनेंट कहते हैं। मैं इसकी एक तस्वीर जो है ना वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि नॉर्मल और टेंजेंशियल में क्या है। तो टेंजेंशियल असल में अलोंग द सरफेस है, सरफेस के ऊपर लाइन होती है, और जो नॉर्मल है वो 90 डिग्री पे होती है, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो हमारे पास फ्रिक्शन है ये टेंजेंशियल कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है, ठीक है। नॉर्मली माजरत दोबारा से अगेन कोई कॉल की वजह से ये कट गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं वो जरूर अप्लाई कर दूंगा डू नॉट डिस्टर्ब वाला ऑप्शन, ठीक है, इंशाल्लाह फिर ये इशू हमें नहीं आएगा।
अच्छा, इसमें ना स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी मैंने डेफिनेशन बताई है, ये रेशो है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पे डिवाइड करें तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाता है। और टू पॉलिश सर्विसेज के दरमियान जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ये अप्रोक्सीमेटली 0.2 होता है। और टू लुब्रिकेटेड सर्फेसेज, लुब्रिकेटेड आप समझते हैं जैसे ग्रीस वगैरह लगा देना दो सर्फेसेज के दरमियान, तो उसके दरमियान इसकी जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली 0.1 होती है, ठीक है। और ये कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है, डायमेंशनल क्वांटिटी नहीं है, डायमेंशनलेस है, इसका ना डायमेंशन है ना इसका यूनिट है, क्योंकि दो सिमिलर क्वांटिटीज को डिवाइड करने से आ रहा है। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो है ये हमारे पास फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से डिवाइड करने से आएगा। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो था वो स्टैटिक फ्रिक्शन को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पे डिवाइड करने से ऑब्टेन होता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है वो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पे डिवाइड करने से ऑब्टेन होता है। जिस तरह काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है, बिल्कुल इसी तरह काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी स्टैटिक फ्रिक्शन से लेस होता है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक हालत में जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा होती है, काइनेटिक हालत में फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाती है। क्या कोई इसकी रीजन बता सकता है कि जब तक बॉडी ने मूव नहीं किया तो उसकी फ्रिक्शन कम है, लेकिन जैसे ही बॉडी मूव करना स्टार्ट हो जाती है तो फ्रिक्शन कम, सॉरी, अगर बॉडी को रेस्ट की हालत में है और उसे अभी मूव नहीं किया, उसको मूव करवाने की कोशिश की जा रही है तो उस वक्त तो फ्रिक्शन कम है, लेकिन बॉडी जब मूव करना शुरू हो जाती है तो फ्रिक्शन ज्यादा हो जाती है। सॉरी, मैं दोबारा गलत बोल गया, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, माजरत। मैं ये कह रहा हूं कि जब बॉडी रेस्ट में है और बॉडी ने मूव करना अभी शुरू नहीं किया तो फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है, लेकिन जब बॉडी एक बार मूव करना स्टार्ट कर देती है तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है। मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन कम है, स्टैटिक ज्यादा है। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन कोई बता सकता हो मुझे तो? इनर्शिया। इनर्शिया। एनर्शिया। अच्छा, मैं बताता हूँ। असल में इसकी माइक्रोस्कोपिकली रीजन ये है कि जब कोई बॉडी बिल्कुल स्टैटिक हालत में अभी उसने मूव नहीं किया तो उस बॉडी और नीचे जो सरफेस पड़ी हुई है उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से कोल्ड वेल्ड डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। एक क्योंकि बॉडी भी रुकी हुई है, कोल्ड, जैसे वेल्डिंग करते हैं ना, एक वो तो होते हैं गर्म करके वेल्डिंग करते हैं, एक होता है कोल्ड वेल्ड्स डेवलप हो जाना, यानी कि बिल्कुल एक आपस में अटैचमेंट हो जाती है। लेकिन जब बॉडी मूव करना शुरू करती है तो उनके दरमियान कोल्ड वेल्ड्स वैसे नहीं रहते, वैसी अटैचमेंट या वैसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो उनके दरमियान बन रही थी वो वैसी नहीं रहती। इसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाती है, ठीक है। और अगर बॉडी रुकी हुई है तो क्योंकि फिर एक अच्छी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उनके दरमियान जनरेट हो जाती है और उसकी वजह से फ्रिक्शन ज्यादा हो जाती है। तो स्टैटिक हालत में इसलिए फ्रिक्शन ज्यादा है, लेकिन एक दफा जब बॉडी मूव कर जाती है तो उसके बाद फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाती है। इनर्शिया की वजह से तो बॉडी ने लगातार अपने आप को मूव करवाते रहना है, लेकिन जो फ्रिक्शन है ये सरफेस इफेक्ट है, दो सरफेस के दरमियान कांटेक्ट की वजह से जो इफेक्ट आ रहा है, ये वो रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। मॉलिक्यूलर रीजन या ऐसे कह लें कि माइक्रोस्कोपिक रीजन इसकी ये है। मगर सर जो इनर्शिया की उन्होंने बात की है तो वो मेरे ख्याल मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम कह सकते हैं। नहीं, वो ठीक है बात, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है आपकी बात कि इनर्शिया की वजह से बॉडी अपनी अपनी मोशन को कंटिन्यू रख लेती है, लेकिन ये मैं आपको बात बता रहा हूँ वो ये कि माइक्रोस्कोपिकली एटॉमिक लिहाज से देखा जाए तो उसके बिहाइंड रीजन ये है। अच्छा, इसको मैं अब एक बात याद रखनी है आपने कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो स्टैटिक से कम है, काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट भी स्टैटिक से कम है। अच्छा, अगर मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग एन इंक्लाइन प्लेन हो, तो अगर आपकी बॉडी की मोशन अलोंग एन इंक्लाइन प्लेन है तो इसके आप ये आर जो यहाँ पर शो हो रहा है ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। ये बिल्कुल डाउनवर्ड स्ट्रेट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये वेट है, वेट के अगर दो कंपोनेंट बनाएं तो एक mg cos थीटा वाला कंपोनेंट जो है वो आर के साथ कैंसल आउट हो रहा है, mg sin थीटा वाला कंपोनेंट अलोंग द सरफेस है और इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर जिन्होंने पहले क्वेश्चन किया था नॉर्मल और टेंजेंशियल का, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आर जो है ये नॉर्मल डायरेक्शन में है सरफेस के, और ये जो mg sin थीटा है ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, ठीक है। आर जो है वो नॉर्मल डायरेक्शन में है, mg sin थीटा जो है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। ये डायरेक्शन जो है ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है इसके ऊपर, और जो ये आर की डायरेक्शन है ये नॉर्मल डायरेक्शन है। अच्छा, जो बात यहाँ पर यानी कि इस तरह के प्रॉब्लम अगर आए फ्रिक्शन रिलेटेड तो उसमें हम कैसे डिस्कस करेंगे, तो इसको नीचे की तरफ जो खींचने वाली फोर्स है वो mg sin थीटा है। जब वो नीचे की तरफ mg sin थीटा की फोर्स से आएगा तो अपवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर जो फोर्स आएगी वो फ्रिक्शन की फोर्स जो होगी वो आएगी, ठीक है। यहाँ पर इसके मैं कुछ फार्मूले आपको डिस्कस करता हूँ, टाइम भी कम है। If the surface is rough and having the coefficient of static friction mu, then acceleration down the plane, तो उस वक्त जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलेरेशन होगा वो g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा।
क्योंकि जो म्यू कॉस थीटा आएगा, जी म्यू कॉस थीटा जो होगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में समझे कि एक एक्सेलेरेशन है, जी म्यू कॉस थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है, और जो वेट के कंपोनेंट का एक्सेलेरेशन जी साइन थीटा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए नेट एक्सेलेरेशन जो आएगा वो डाउनवर्ड वाले में से अपवर्ड वाले को माइनस करके आएगा। बट सर ये cos थीटा वाला फैक्टर तो r से बैलेंस हो रहा था ना। नहीं नहीं, ये तो है ना उसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का, ठीक है, आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को अगर हम ले लें और वेट के कंपोनेंट बनाएं, अगर हम ये करें कि हम आर के दो कंपोनेंट बनाने शुरू कर दें तो फिर उसका जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा, आर का जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा वो अलोंग द प्लेन आएगा, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा वो अलोंग द प्लेन आएगा आपके पास, ठीक है, तो उसकी वजह से ऐसा है। असल में आपका अगर आप देखें ना, जो म्यू होता है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है, फ्रिक्शन की फोर्स जो होती है ना उसका फार्मूला होता है एम जी म्यू। अगर बिल्कुल फ्लैट सरफेस हो तो फिर उसका फार्मूला होता है फ्रिक्शन की फोर्स का एम जी म्यू, और अगर कर्व्ड है, सॉरी इंक्लाइंड सरफेस है तो फिर फ्रिक्शन की फोर्स का जो फार्मूला हो जाता है वो हो जाता है एम जी म्यू कॉस ऑफ थीटा। तो मतलब जी म्यू कॉस थीटा जो है, अगर एम को मैं हटा दूं फोर्स में से तो बाकी हिस्सा एक्सेलेरेशन बच जाता है, तो जी म्यू कॉस थीटा जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स का एक्सेलेरेशन है, ठीक है, जो इसके ऊपर यहां पर मोशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा। और अगर बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है प्लेन में तो फिर जी साइन थीटा भी डाउनवर्ड आ जाएगा, और म्यू कॉस जी म्यू कॉस थीटा, यानी कि जो वेट की वजह से जो फोर्स है उसका एक्सेलेरेशन और फ्रिक्शन की वजह से जो एक्सेलेरेशन है वो दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएंगे। वेट वाले ने तो रहने ही डाउनवर्ड है, लेकिन अगर बॉडी अपवर्ड मूव करती है तो फिर फ्रिक्शन वाला डाउनवर्ड हो जाएगा, अगर बॉडी डाउनवर्ड मूव करती है तो फ्रिक्शन वाला एक्सेलेरेशन जो है वो अपवर्ड हो जाएगा, ठीक है, मतलब मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अगर बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है तो वेट का ये जो एम जी साइन थीटा वाली फोर्स है ये भी डाउनवर्ड है, और फ्रिक्शन की जो एम जी म्यू कॉस थीटा वाली फोर्स है वो भी डाउनवर्ड है। तो इस केस में नेट डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन जो है वो आएगा जी साइन थीटा प्लस जी म्यू कॉस थीटा। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो आपको एक्सेलेरेशन अप्लाई करना पड़ेगा वो जी साइन थीटा प्लस जी म्यू कॉस ऑफ थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। और यही जो हमने अपवर्ड और डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन के जो मैंने फार्मूले आपको बताए हैं, इन्हीं के साथ आप जस्ट मैस को मल्टीप्लाई कर दें तो आपको अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स ऑब्टेन होना शुरू हो जाएगी। अगर इन्हीं फार्मूला के साथ आप मैस को मल्टीप्लाई कर दें तो आपको अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स ऑब्टेन होना शुरू हो जाएगी। तो अगर डाउन द इंक्लाइंड प्लेन बॉडी मूव करती है तो उसके ऊपर फोर्स जो एक्ट होगी उसका फार्मूला ये होगा एम जी म्यू कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा, और अगर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रही है जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है तो एम जी साइन ऑफ थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको आप पीडीएफ फाइल्स इस पे गौर कीजिएगा, ये कॉम्प्लेक्स थोड़े से फार्मूले हैं तो आपको इंशाल्लाह ये अंडरस्टैंड हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद डिफरेंट किस्म की ना मैं आपको बॉडीज बताऊंगा, उनमें एक्सेलेरेशन और फोर्स के बारे में बताऊंगा। ये आपके जिम्मे असाइनमेंट है, ये मैं पीडीएफ फाइल में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे सबसे पहले ये है कि दो बॉडीज हैं, दोनों आपस में अटैच हैं, एक M1 वाली बॉडी और एक M2 वाली, यानी कि A और B दो बॉडीज हैं, दोनों आपस में अटैच हैं और किसी सरफेस के ऊपर मूव कर रही हैं। तो उन बॉडीज का जो उसमें जो बॉडीज का A वाली बॉडी में जो उन बॉडीज के ऊपर जो एक्सेलेरेशन लगेगा उसका फार्मूला, और उस बॉडी उसमें से जो फोर्स एक्ट होगी 2 वाली बॉडी के ऊपर उसका फार्मूला, ये रिलेशंस आपको निकाले गए हैं, ठीक है। ये पहली तस्वीर में एक तो है कि इस पूरे सिस्टम का जो एक्सेलेरेशन उसका फार्मूला ये होगा A इज इक्वल टू F ओवर M1 प्लस M2। अगर आपसे कोई कहे कि नहीं जी 2 वाली बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रही है सिर्फ वही फोर्स निकालें तो उसका रिलेशन होगा M2F ओवर M1 प्लस M2। तो ये डिफरेंट रिलेशंस जो है इसको आप डिस्कस कर सकते हैं, इसको आप देखें। अच्छा, इसको आप देखें, इस पे गौर कीजिएगा, ये काफी सारे मैं आपको इसमें प्रोवाइड करूंगा। ये सबसे पहले जो है ये तो दो बॉडीज जो हैं ये स्लाइड कर रही होगी सरफेस के ऊपर, इस केस में भी ऐसे ही है, दो बॉडीज जो हैं ये सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रही हैं। सॉरी मैं इसमें दिखाता हूं आपको एक और, हाँ यहाँ पर तो दो बॉडीज या 3 बॉडीज जो है वो आपस में अटैच हैं और सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रही हैं। इस वाले में बॉडीज जो है वो रस्सी के जरिए अटैच हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वाले में बॉडी जो है वो स्ट्रिंग के जरिए अटैच है। तो अगर बॉडी स्ट्रिंग के जरिए अटैच हो तो फिर उसके लिए क्या क्या रिलेशंस होंगे, ये हैं। ये सिंपल आपको वेक्टोरिकली इनको देखेंगे तो ये आपके पास ये रिलेशन बन जाएंगे। ये मैट्रिक लेवल पे इस तरह की 1-2 डेरिवेशन भी करवाते हैं। और इसी तरह अब ये भी यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इस तस्वीर में भी 3 जो मैसेज हैं ये आपस में रस्सी के जरिए अटैच हैं और इनको एक फोर्स लगा के खींचा जा रहा है। तो इनके लिए टेंशन के रिलेशंस और इनके लिए एक्सेलेरेशन के रिलेशन ये ड्राइव करने हैं।
तो ये सिंपल से हैं, इसको आप देखिएगा। और इस तरह अगर पुली वाला कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे ये एक पुली है, इसके साथ दो मैसेज अटैच हैं, तो इन मैसेज का जो एक्सेलेरेशन होगा, इनमें जो रस्सियों में टेंशन होगी, और ये इसके रिलेशंस आपको ड्राइव इस तरह करने आने चाहिए, ये ड्राइव या इनको यूज करना आना चाहिए। ये सिंपल इक्विलिब्रियम रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। और इस तरह अगर ये दो मैसेज, एक साइड पे एक मैसेज और दूसरी साइड पे दो मैसेज लगा दिए जाते हैं, तो उसमें ये डिफरेंट टेंशंस के रिलेशंस और इस पूरे सिस्टम में जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसका रिलेशन आप देख लीजिएगा। और इस तरह एक बॉडी टेबल की सरफेस पे है और दूसरी पुली के जरिए अगर डाउनवर्ड है, तो उसमें एक्सेलेरेशन और टेंशंस के रिलेशन, और इस वाली तस्वीर में भी जैसे एक्सेलेरेशन और टेंशंस के रिलेशन, इनको आप देखिएगा। ये सिंपल हैं, इजीली ड्राइव हो सकते हैं। और वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि इनको लाजमी आपने करना ही है, बस आप इनको देख लें कि किस तरह से कोई तस्वीर हो तो उसको कैसे हल किया जा सकता है। तो ये डिफरेंट किस्म के एग्जाम्पल जो है ये PDF फाइल से रीड कर लीजिएगा। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया है मैं बता देता हूँ दोबारा से। सिंपल पहले लॉ फोर्स के बारे में पढ़ लिया, फंडामेंटल फोर्सेस को डिस्कस कर लिया, फिर लॉज ऑफ मोशन को, फिर उसके बाद मोमेंटम को, मोमेंटम के साथ साथ इंपल्स को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद फिर बात आ गई है उसके बाद फ्रिक्शन को डिस्कस किया। फ्रिक्शन की जो टाइप्स थी, काइनेटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग, ठीक है, और स्लाइडिंग, रोलिंग, काइनेटिक, स्टैटिक, ये सारी टाइप्स जो हैं इनको डिस्कस कर लिया, उनके कोफिशिएंट्स को डिस्कस कर लिया है। और आखिर में मैंने डिफरेंट किस्म की पिक्चर्स आपको बताई हैं कि इनमें इक्विलिब्रियम की फोर्सेस जो हैं, कंकरेंट फोर्सेस जो हैं वो आपस में एक्ट हो रही हैं। तो उसमें एक्सेलेरेशन फाइंड कैसे किया जा सकता है, उसमें किसी बॉडी पे फोर्स कैसे फाइंड की जा सकती है, रस्सी में टेंशन कैसे फाइंड की जा सकती है, ये चीजें जो हैं ये देख ली जाएंगी। तो ठीक है, अब लेक्चर तो एंड होने वाला है। तो अभी एक साहब मुझे कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही, अभी बताया पता चल रहा है, पहले मुझे बता देते तो मैं उनको देख लेता। तो ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछें ताकि मैं इसको खत्म कर दूं और फिर आगे नेक्स्ट फिर मैं PDF फाइल भेज दूंगा। अच्छा लुकमान साहब, मैं बात जो पहले पूछ रहा था ना, यस। तो ये थी सर कि अगर एक बॉडी प्रोजेक्शन परफॉर्म करती है और एक बॉडी जो वैसे ही अपवर्ड डायरेक्शन में सिंगल डायरेक्शन है, जो वन डायमेंशनल मोशन में अपवर्ड मूव करती है, अच्छा, एक टू डायमेंशनली अपवर्ड मूव करती है, अब दोनों का जो टाइम लैंडिंग है वो क्या सेम होगा या डिफरेंट होगा? यार मैंने आपको ना पहले भी बताया था, मैं मैंने ये आपको पूछ कहा रहा था अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला देखें प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला देखें अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन का, तो उसका रिलेशन है T इज इक्वल टू 2VI साइन ऑफ थीटा ओवर G, है ना। तो उसमें साइन थीटा आ रहा है, जितना थीटा एंगल कम करते जाएंगे, जितनी आप मोशन को हॉरिजेंटल करते जाएंगे उतना टाइम कम होता जाएगा, ठीक है। जितना आप मोशन को वर्टिकल करते जाएंगे, बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो टाइम बढ़ जाएगा। तो अगर आप उस बॉडी को बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो टाइम बढ़ जाएगा, और अगर आप उसका एंगल कम करते रहते हैं, टू डिमेंशनल मोशन करते रहते हैं, तो टाइम जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये कि टू डिमेंशनल मोशन करते हैं तो फिर तो टाइम कम है, अगर बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकली अपवर्ड फेंक देते हैं तो उसके लिए टाइम ज्यादा लगेगा आपको। सर एक और क्वेश्चन है, जी जी। सर, जब हम एक का ऊपर मतलब ये फेंक हुआ कि जब भाई ऊपर हम अगर कोई फेंकते बॉडी हैं प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करे वो तो ज्यादा पहले टाइम या जमीन लेगा से या आगे जब या ऊपर से जमीन जब जब नीचे आएगा? डायरेक्शन परफॉर्म करे तो बाद में नहीं, अगर यानी जब क्या आप बॉडी फर्क को होगा? बिल्कुल कम स्ट्रेट, होगा? शायद साहब आपकी बात जी कंप्लीट सर। हो गई है। अच्छा जी सर, आप, हो गई है, हो गई अच्छा जी मैं है। दूसरा सर। आपकी तरफ आता हूँ, क्वेश्चन की तरफ। आपने कहा कि ऊपर की तरफ फेंकना है, तो जितना टाइम बॉडी ने ऊपर जाते हुए लिया है उतना ही बॉडी टाइम नीचे आते हुए लेगी, अगर जी आपने एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर देते हैं तो, ठीक है। अगर आप एयर फ्रिक्शन को जी सर। कंसीडर सर नहीं अगर करते इग्नोर नहीं करते तो फिर इफेक्ट हो सकता है, डिपेंड अगर करता हम है कि एयर कंसीडर फ्रिक्शन, करते हैं एयर का जो फ्लो है वो किस तरह के, तो ये भी डिपेंड कर सकता है, ठीक है। और अपवर्ड जाते हुए और डाउनवर्ड आते हुए अगर बिल्कुल एयर फ्रिक्शन भी एक जैसी है दोनों केसेस में, तो फिर भी टाइम सेम रहेगा। जी सर। अगर दोनों टाइम साइडों पे सेम। सेम एयर फ्रिक्शन का इफेक्ट है तो टाइम सेम रहेगा। सर जी अगर हम दो बॉडीज को फ्रीली पार करवाएं और एक को वर्टिकली और एक को हॉरिजॉन्टली कराएं तो वो दोनों फ्री, तो उनका टाइम सेम होगा नीचे फ्रीली आने फॉल का? कराएं, जब आप हॉरिजेंटली फेंकेंगी ना तो वो फिर फ्रीली जी फॉलिंग तो नहीं वो तो टू डिमेंशनल मोशन हो जाएगी। जब आप हॉरिजेंटली फेंकेंगी तो वो टू डिमेंशनल मोशन हो जाएगी, और अगर आप फेंकती हैं उसको वर्टिकली डाउनवर्ड तो वो सिंगल वन डायमेंशनल मोशन है। तो उन दोनों के लिए रिलेशंस तो सेपरेट होंगे ना। ठीक है सर। जी। तो तो जब सर सेपरेट होंगे तो फिर क्या इनका रिजल्ट निकलेगा? इस दोनों में टाइम किसमें अभी कम मेरे किसमें जहन में ज्यादा ऐसा लगेगा? कोई फार्मूला बन नहीं रहा,
तो मैं फार्मूला देख लें, फार्मूले से फिजिकली एक्सप्लेन हो जाएगा। जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला देख लें आप, ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरा है हमारे पास बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड है, उसका भी टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला जो है वो तो सिंपल है, आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा 1/2h/g स्क्वायर रूट से ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला है वो भी इस वक्त मेरे माइंड में नहीं है। अगर दोनों फार्मूले सेम है टाइम ऑफ फ्लाइट के तो फिर तो ठीक है, सेम टाइम लगेगा। अगर डिफरेंट हो तो फिर डिफरेंट होगा टाइम, ठीक है। उसमें आप उनको कंपेयर कर लेंगे कौन सा उनके अंदर कोई ऐसा फैक्टर तो नहीं आ रहा, लेकिन मेरे जो मुझे थोड़ा याद आ रहा है अभी कि दोनों के फार्मूले सेम है, ठीक है। तो जब दोनों के फार्मूले सेम होंगे तो मेरे ख्याल से टाइम दोनों का सेम लगेगा। अगर आपने एक प्रोजेक्टाइल को एक हाइट से हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया है और बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकली फेंक दिया है तो दोनों में सेम टाइम लगेगा, लेकिन मैं इसको वेरीफाई करूंगा फिर आपको बताऊंगा। अभी मेरे ज़हन में क्लियर फार्मूला नहीं है इस टाइम पे इसका, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में तो? सर वैसे आई थिंक हो तो डिफरेंट होना चाहिए वैसे टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का ना, नहीं, क्योंकि एक 2 डायमेंशन में मूव कर रही है, एक 1 नहीं, डायमेंशन में मूव कर रहा है। लेकिन वो आएगा तो वे- एक्स एक्सिस के अलाउंग ही ना, जैसे मर्जी फेंके उसे प्रोजेक्टाइल बना के। बट उसने देखे ना वाई एक्सिस के अलोंग भी मूव किया है और एक्स एक्सिस के अलोंग भी मूव किया, जबकि एक तरफ दूसरी साइड पे देखें तो सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग वो मूव कर रहा है ना। अच्छा बात सुनने ना, और इस तरह डिस्टेंस से हमेशा अगर एक्स सर, एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस जो हमेशा मूव कर एक्स रहा है एक्सिस ना, के लॉन्ग ही कवर अप होगा। अगर आपने उसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो मूव कर रहा है तो आपने एक्स एक्सिस के लॉन्ग उसको वेलोसिटी भी तो दी है, ठीक है, शुरू में। और जब फ्रीली फॉलिंग है तो उसमें तो आपने उसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो कोई वेलोसिटी भी तो नहीं दी ना। तो दोनों केसेस में वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो तो सेम है, तो मेरे ख्याल से तो दोनों का टाइम सेम ही होना चाहिए। जी जी सर, ये मेरे ख्याल में है भी ऐसे। जो कल परसों ही जो पढ़ रहा था इसमें यूनिवर्सिटी फिजिक्स में ना, जी जी उसमें कह रहा था जो वर्टिकल मोशन को इफेक्ट कर रही होती है सिर्फ वो ग्रेविटी के थ्रू ही चल रहा होता है। हाँ हमने जी। प्रोजेक्टाइल में ही पढ़ा है, हाँ, बाकी इफेक्ट्स तो हम इसी तरह उसमें ये नहीं देख दोनों रहे का, क्योंकि क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टली होता है वो। जी जी हॉरिजॉन्टल, अगर हॉरिजॉन्टल में आप कह रहे हैं ना कि हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल में आपने उसको उतनी वेलोसिटी भी तो दी है, ठीक है। लेकिन जी जो वर्टिकल मोशन है वो तो दोनों की सेम है, इसलिए उसका टाइम सेम रहेगा। जी अगर आप सर। उसको हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं या बिल्कुल स्ट्रेट डाउनवर्ड थ्रो, ड्रॉप थ्रो नहीं करना बल्कि बिल्कुल स्ट्रेट डाउनवर्ड ड्रॉप करना है, ठीक है। तो और हॉरिजॉन्टली अगर थ्रो करते हैं या बिल्कुल स्ट्रेट डाउनवर्ड ड्रॉप करते हैं तो दोनों केसेस में टाइम सेम रहेगा। इसके आप फार्मूले और देख लें, इसके वहां से आपको पता चलेगा इंशाल्लाह सेम ही होगा ये टाइम। मेरा आइडिया और यही है कि वैसे सेम होगा। लुकमान साहब अगर देखें तो हम टाइम को रिलेट कर रहे होते हैं साइन थीटा के साथ, या वर्टिकल मोशन को हम साइन थीटा के साथ रिलेट कर रहे हाँ, होते वो हैं। ऑब्लिक तो प्रोजेक्टाइल जब में हम सिर्फ वर्टिकली ऑब्लिक जी जी जब प्रोजेक्टाइल हम में। वर्टिकली जी जब हम वर्टिकली डाउनवर्ड पैकेंगे तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो उसके लिहाज से होगी। और हाँ जब वो हॉरिजॉन्टल होगा तो वैल्यू भी कम होती रहेगी साइन थीटा की। जी जी तो फिर वो वेरिएशन होने के बाद ये सेम ही टाइम रहेगा। ठीक है। हाँ, ये भी आपकी एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, सही कह रहे हैं आप। अगर जी इस फैक्टर के लिहाज से देखें तब भी टाइम सेम रहेगा, ठीक है। जी 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 सर, थैंक चलें यू सर। ठीक है, इसको मैं ऐड कर देता हूँ वीडियो को। अगर किसी अगर का जी जी अगर अगर सर मीटिंग में थोड़ा सा टाइम बच रहा है तो ये जो एंड वाले जो स्लाइड है, हाँ ये जो जी हमने एंड वाली मोशंस चेक कर रहे हैं इसकी फ्रिक्शन के लिहाज से पुलिस ठीक के, है। कोई एक तो अगर आप डिस्क्राइब कर सकें वैसे ही ओरली हाँ, अगर मैं बता दें तो। मैं कर देता हूँ डिस्क्राइब, एक मिनट रुकें। ये देखें, जैसे ना सबसे पहली मैं सिंपल सी आपको बताता हूँ। इसमें देखें, इसमें फोर्स जो हमारे पास ये मैस M1 है, इसके ऊपर फोर्स कैपिटल F हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जी जी M1 मैस जो है ये M2 वाले पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो M2 वाले पे जी वो जी फोर्स लगेगी जो 1 वाला लगाएगा। तो अगर आप इसकी नेक्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम में देखें ना, तो M1 जी वाले पे एक तो हम फोर्स लगा रहे हैं वो लग रही है, एक जो जब वो M1 वाला M2 पे फोर्स लगाएगा तो उसके रिएक्शन में M2 वाला M1 पे भी लगाएगा। तो M2 की एक जी जी रिएक्शन फोर्स भी इसके ऊपर लग रही है जो कि स्मॉल f से रिप्रेजेंट हो रही है ना। तो M1 पे टोटल जी दो जी फोर्सेस हैं, एक कैपिटल F जो हम लगा रहे हैं, एक M2 की रिएक्शन और एक फोर्स स्मॉल रिएक्शन। f है। तो दोनों को जब हम जी नेट फोर्स निकालेंगे उसको हम M1 एक इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो जी यहां जी से अब ये देखिए, एक तो ये इक्वेशन बन गई। अब 2 वाले मैच पे अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ वही फोर्स लग रही है जो M1 ने लगाई थी, यानी कि M1 स्मॉल f। तो वो जी स्मॉल f जी इज इक्वल टू M2 है। इन दोनों इक्वेशन को सिमल्टेनियसली आप सॉल्व करें तो आपके पास ये एक्सेलरेशन का फार्मूला बन जाएगा और ये स्मॉल f का जी जी फार्मूला बन जाएगा। तो इस तरह से ये जी सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे सारे। ठीक हो गया, थैंक यू सर। ठीक है सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे बताइएगा, मैं ग्रुप में बता दीजिएगा, अल्लाह मैं अभी हाफिज अभी सर। रिस्पॉन्ड करता हूँ उनके ऊपर। अल्लाह हाफिज। मैं इसका टेस्ट सेंड कर दूंगा और PDF फाइल सेंड कर दूंगा। थैंक यू सर।